हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। चलिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, क्रॉप मतलब फसलें। ठीक, तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम एक ही खेत के अंदर, एक ही फील्ड के अंदर एक ही समय में दो या दो से ज्यादा फसलों को उगाते हैं साथ में। ठीक है कि नहीं? तो इससे जो होता है ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, अगर हम एक ही प्रकार की फसलें लगाते हैं खेत में तो क्या होता है, वो एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वगैरह को यूज करती है खेत में से, तो उससे न्यूट्रिटिव वैल्यू मिट्टी की कम हो जाती है। अगर हम कई प्रकार की एक साथ मिक्स करके फसलें लगाएंगे तो कोई फसल कोई न्यूट्रिएंट लेगी मिट्टी से, कोई दूसरी फसल उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। इसलिए क्या है, जो मिट्टी है उसके उपजाऊपन जो है वो बरकरार रहता है लंबे समय तक। तो ये एक अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। ठीक है, तो बाजरा, तिल और मूंग ये तीनों ही खरीफ सीजन में एक साथ हम खेतों में उगा सकते हैं। समझ में आ गया? मल्टीपल क्रॉपिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ इन द सेम फील्ड। क्लियर? चलिए, अगला हम देखेंगे व्हाट आर वीड्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि मेन फसल के साथ खेतों में उग जाते हैं और उसके साथ ही compete करते हैं। compete होता है प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है, किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए। समझ में आ गया? तो द अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स, ये फालतू के प्लांट्स हैं, अनडिजायरेबल है, कोई नहीं चाहता कि ये खेतों में उगे मेन क्रॉप के साथ। ठीक है, सो द अनवांटेड और undesirable plants which grow along with the main crop, क्योंकि मेन फसल के साथ उग जाते हैं एंड compete with it, और उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसके लिए? पानी, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट, ये कहलाते हैं क्या? वीड्स। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ग्रास, घास हो गई। एमरैंथस, हिंदी में इसी को चौलाई बोलते हैं। चिनोपोडियम, इसको हम बथुआ या फिर चीलवा भी कहते हैं। कैक्टस हो गया। आक हो गया, आकड़ा का जो पौधा होता है। आर्जीमोन, आर्जीमोन एक प्लांट होता है, छोटा सा कांटेदार प्लांट होता है, बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के फूल आते हैं और पीले कलर का उसका फल होता है। जहरीला प्लांट है और इसके जो सीड्स होते हैं सरसों के जैसे होते हैं सूखने के बाद में। ठीक है, ये मिट्टी के उपजाऊपन को बहुत ज्यादा कम कर देता है और किसी चीज को उगने नहीं देता। सत्यानाशी भी इसको कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा एक पार्थिनियम ग्रास और है कांग्रेस ग्रास। ये तो बहुत बेकार ग्रास है, जानवर भी इस ग्रास को खाते नहीं है। अगर वो इसको खा लेते हैं दूध देने वाले पशु, तो उनका दूध भी क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। तो बुरी तरह ये घास जो है खेतों में फैलती है और दूसरी किसी चीज को उगने नहीं देती है। क्लियर है? तो ये वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मेन फसल के साथ खेतों में उग आते हैं। ठीक है, तो इन पे कंट्रोल पाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फसल की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है, वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंट्रोल वीड्स। वीड्स जो होते हैं उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर काबू पाने का क्या तरीका है? तो वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग थ्री मेथड्स, तीन अलग अलग उसके तरीके हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, वीड्स जो होते हैं खेतों में उनको या तो हम हाथों से ही निकाल देते हैं, कांटेदार है तो फावड़ा या फिर खुरपी, उससे हम उसको क्या खोद के निकाल देते हैं। खेत में किसी एक कॉर्नर में उसको पटक देंगे और कुछ दिनों में जब वो सूख जाएगा तो उसको हम क्या आग लगा देते हैं, जिससे उसके सारे पत्ते और बीज वगैरह जल जाएं, भविष्य में दोबारा वो न उगे। समझ में आ गया? तो ये तो था मैकेनिकल मेथड। ठीक है, इन्वॉल्व्स अपरूटिंग द वीड विद हैंड, हाथों से या तो उखाड़ देंगे या फिर खुरपी वगैरह से, ट्रॉवेल से उखाड़ देंगे। ट्रॉवेल एक औजार है खोदने का। ठीक है, द वीड्स आर कलेक्टेड एट अ प्लेस एंड ड्राइड एंड बर्न, उनको एक स्थान पे हम इकट्ठा कर देते हैं, सूखने के बाद उसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं, ताकि वो और ज्यादा ना उगे दोबारा। ठीक, उसके बीज इधर उधर ना फैले। दूसरा हमारा जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, हम वीड्स को झुलसा देने वाले, मार देने वाले जो केमिकल्स हैं उनको स्प्रे कर देते हैं फसल के ऊपर। तो फसल को तो नुकसान पहुंचाते नहीं है और वीड्स को सुखा देते हैं। ठीक है, सो इन्वॉल्व स्प्रेइंग ऑफ वीड किलिंग केमिकल्स, जो वीड्स को नष्ट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको वीडिसाइड कहते हैं। ठीक है, सो दे सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स, वीड्स को सेलेक्टिवली क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं विदाउट हार्मिंग द मेन क्रॉप, और मेन फसल को नुकसान नहीं होता है। क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। 2,4-D, एक छोटा एब्रिविएशन है, नाम काफी बड़ा है इसका। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। समझ में आ गया पूरा नाम क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक
एसिड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको छिड़कने से क्या है, तो चौड़े पत्ते वाले जो वीड्स होते हैं वो झुलस जाते हैं। बेटाक्लोर एक और वीडिसाइड है, उसके अलावा ब्यूटाक्लोर है, MCPA है, ठीक है कि नहीं क्या, मेटा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये हमारे क्या है, कुछ वीड्स को नष्ट करने वाले केमिकल्स हो गए। क्लियर। हमारा जो तीसरा मेथड है वीड रिमूवल का, वो है बायोलॉजिकल मेथड। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो हम क्या है, वीड्स को हटाने के लिए तो वीड के दुश्मन का यूज करते हैं। हमको एक ऐसा बायोलॉजिकल एनिमी मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज करते हैं जो वीड को सेलेक्टिवली खा जाए, चुन चुन के। समझ में आ गया। सो इन दिस मेथड सम बायोलॉजिकल एनिमी ऑफ वीड, वीड का दुश्मन यूज करते हैं जो वीड्स को खा जाता है खेतों में से और मेन फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एक छोटी सी मछली आती है, कार्प मछली, ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर फिश है और ये छोटे मोटे क्या है, एक्वेटिक वीड्स को खाते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर जो एल्गी काई वगैरह नहीं हो जाती, इस तरह की वीड्स जो होती हैं। तो जब धान का खेत में हम जब धान ट्रांसप्लांट करते हैं तो खेत में कुछ 8-10 सेंटीमीटर तक पानी भर देना पड़ता है और भरे हुए पानी में ही क्या होता है, तालाब की तरह पानी भर देना पड़ता है, उसमें क्या पौधे लगाए जाते हैं उसके, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसके अंदर एल्गी वगैरह डेवलप हो जाती हैं। कुछ एक्वेटिक वीड्स है, हाइड्रिल्ला, लेमना, ऐसा कुछ वीड्स होती है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स है ये जो उग जाते हैं भरे हुए पानी के अंदर और ये जो पोषक तत्व जो होते हैं मिट्टी में से उसको सोख लेते हैं। तो अगर हम कार्प मछलियां कहीं से तालाब वगैरह से कलेक्ट करके हम खेत में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये मछलियां क्या करती हैं, सेलेक्टिवली उन एक्वेटिक वीड्स को खा जाती हैं। तो मेन फसल जो होता है उसको अच्छी तरीके से पोषण मिल पाता है। इसी प्रकार से जो कैक्टस होता है वो समय समय पे कहीं पे भी उग जाते हैं खेतों में, ठीक है। तो अगर इस कैक्टस पे हम कॉकिनियल इंसेक्ट के लार्वा छोड़ दें, कॉकिनियल इंसेक्ट, तो पहले इस इंसेक्ट के अंडे ला करके उस पर स्प्रे कर दें हम, ठीक है। ये अंडों से फूट के लार्वा निकलेंगे और लार्वा बड़ा पेटू जीव होता है। ये क्या करता है, उस कैक्टस को पूरा चट कर जाता है, टिप से टो तक, पूरी जड़ तक उसकी चट हो जाती है और कैक्टस क्या नष्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमको कैक्टस से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। तो कार्प फिश जो होती है वो एक्वेटिक वीड्स को खा जाती है और जो कोकिनियल इंसेक्ट है उसका जो लार्वा है वो कैक्टस को नष्ट करता है। क्लियर। चलिए, हमने जो डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखी थी उसमें पहली प्रैक्टिस थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखेंगे सॉइल को खेती के लिए तैयार करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज उसमें आती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने पहले भी समझाया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मींस टू मेक द सॉइल सूटेबल फॉर सोइंग सीड्स, बीजों को बोने के लिए उपयुक्त बनाना मिट्टी को, यही कहलाता है सॉइल का प्रिपरेशन। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टास्क, इसमें क्या क्या गतिविधियां आती हैं। पहली गतिविधि फ्लोइंग या फिर टिलिंग, इसको प्लगिंग नहीं बोलेंगे, कई बच्चे इसको गलत बोलते हैं, यहाँ पे जी साइलेंट है, क्लियर है। सो फ्लोइंग और टिलिंग, टिलिंग भी बेटर वर्ड है, क्लियर है। सो इसका मतलब होता है जुताई करना, हल जोत करके मिट्टी को लूजन अप करना। सो लूजनिंग और अपटर्निंग द सॉइल यूजिंग ए फ्लो, और फ्लो होता है हल, ठीक है। तो हल की मदद से नुकीले एक टूल की मदद से क्या है, मिट्टी को उथल पुथल करना, लूजन अप करना, ये क्या कहलाता है, फ्लोइंग कहलाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस। अच्छा, क्यों करते हैं फ्लोइंग, ये मिट्टी को छिद्रयुक्त बना देता है, पोरस बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। रिमूव्स वीड्स, अगर खेत में कोई जो है जंगली घास वगैरह उग गई है, वीड्स उग गए हैं, अनवांटेड प्लांट्स उग गए हैं, तो वो जड़ से उखड़ जाते हैं, ठीक है। मेन फसल को वो नुकसान नहीं पहुंचाते। अलाउज इजी जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। और अगर मिट्टी सॉफ्ट और पोरस हो गई है तो जो बीज है वो बोने के उपरांत अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाता है आसानी से, ठीक है। और इट अलाउज इजी परकोलेशन ऑफ वाटर, पानी आराम से सॉफ्ट मिट्टी में अंदर घुस जाता है। अगर हार्ड मिट्टी होती है तो पानी उसके ऊपर बहने लगता है, टिकता नहीं है, जबकि सॉफ्ट मिट्टी में इजीली अंदर घुस जाता है हल चलाने के बाद में। और जो मिट्टी जब सॉफ्ट हो जाएगी तो जो जर्मिनेशन के बाद में बिल्कुल जो सॉफ्ट सॉफ्ट जड़ें होती हैं वो इजीली लूज सॉइल के अंदर अंदर तक ग्रो करने लगती है। मिट्टी हार्ड होती है, रूट्स को ग्रो करने में बाधा आती है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं हम क्यों हल चलाते हैं, फ्लोइंग करते हैं। अगला है हमारा मैन्योरिंग। मैन्योरिंग होता है खाद डालना। तो इसमें हम गोबर से जो बनी हुई ऑर्गेनिक मैन्योर है या कंपोस्ट इसको हम कह सकते हैं, उसको हम क्या है मिट्टी में मिक्स कर देते हैं खेत में, जिससे कि उसकी उपजाऊपन जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और उसकी जो
नमी को, पानी को धारण करने की क्षमता, रोक करके रखने की क्षमता है, वो भी क्या इंप्रूव होती है। मैन्योर ऐड करने से उनको बार-बार जल्दी-जल्दी इरिगेशन नहीं करना पड़ता, सिंचाई नहीं करना पड़ता। मिट्टी जल्दी से अपनी नमी खोती नहीं है। क्लियर है? और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी उसकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है? तो अच्छी पैदावार होती है। और लेवलिंग का मतलब है थर्ड पार्ट जो है इन्वॉल्व्स लेवलिंग ऑफ सॉइल। इसमें क्या है, अगर खेत उबड़-खाबड़ है, किसी इलाके में ज़्यादा मिट्टी ऊंचाई है, कहीं पे निचला इलाका है, तो बारिश के समय में क्या होता है, ऊंचे वाले स्थान से पानी बह करके निचले स्थान की तरफ आता है, तो मिट्टी का कटाव होता है। एक खेत की मिट्टी दूसरे तो ऊंचे स्थान पे जो उस खेत की मिट्टी निचले वाले स्थान में जा सकती है। मिट्टी के कटाव से उसका पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, ऊंचाई वाले स्थान से मिट्टी को खींच के प्लैंक की मदद से निचाई वाले स्थान की तरफ ला सकते हैं, जिससे कि खेत को लेवल किया जा सके। ठीक है? तो इससे यूनिफॉर्म इरिगेशन होता है और वाटर लॉगिंग नहीं होती। वाटर लॉगिंग होता है खेत के किसी निचले हिस्से में, दबे हुए हिस्से में पानी का भराव। उस भरे हुए पानी में, कीचड़ में फसलें नहीं लगती, क्योंकि जो जड़ें होती है, जड़ें उनको ऑक्सीजन, एयर चाहिए होता है ब्रीदिंग के लिए। ब्रीदिंग ऑर्गन्स है वो प्लांट्स के। तो अगर खेत के किसी हिस्से में पानी भरता है तो वहां पे प्लांट्स की जो जड़ें होती है क्रॉप्स की, उनको उचित मात्रा में एयर नहीं मिल पाती, तो वहां पे कोई फसल नहीं हो पाती। ठीक है? वो खेत का हिस्सा बेकार हो जाता है। तो लेवल करने से ये सब परेशानियां नहीं आती। क्लियर है? तो तीन ये एक्टिविटीज, फ्लोइंग, मैन्योरिंग एंड लेवलिंग, क्या होती है, क्यों करते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ठीक है? तो ये एक उन्नत अच्छा तरीका है क्रॉप्स को या हमारे जो खेतों में अच्छे उत्पादन प्राप्त करने का। ठीक है? तो इसी को हम हिंदी में फसल चक्र भी कहते हैं। अगर हम खेत में एक ही प्रकार की जो फसल है उसको हम लगातार सीजन आफ्टर सीजन बोते जाते हैं, तो उस फसल का एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है। एक पर्टिकुलर प्रकार के न्यूट्रिएंट को बहुत ज्यादा वो फसल ले लेती है मिट्टी में से, इससे उस मिट्टी में एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट की भारी कमी आ जाती है और धीरे धीरे उत्पादन घटता जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की अलग अलग न्यूट्रिशनल नीड्स वाली जो फसलें हैं उसको हम बदल बदल करके सेम पीस ऑफ लैंड पे लगातार वर्षों में लगा सकते हैं, और यही कहलाता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है? सो फॉर एग्जांपल हम अगर एक खेत में गेहूं लगा रहे हैं, अनाज है जो कि, उसके बाद हम बाजरा लगा दें, वो भी अनाज है, फिर गेहूं लगा दें, फिर बाजरा लगा दें, तो एक ही प्रकार की फसल लगा देते हैं। तो अब ये जो अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा सोख लेते हैं, किसमें से, मिट्टी में से। तो नाइट्रोजन की भारी कमी आ जाएगी और फिर और ज्यादा कुछ समय बाद में, कुछ सालों बाद में क्या है, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमको बाहर से खूब सारा फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा, जिससे क्या लागत और कीमत बढ़ जाएगी फसल उत्पादन की। ठीक है? तो इस सबसे अगर हमको बचना है, मिट्टी के उपजाऊपन को ढंग से रिटेन करके रखना है, तो हम फसलों को बदल बदल के ग्रो कर सकते हैं। सो ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग फसलों को उगाना अल्टरनेटली, कभी कोई सी कभी कोई सी। ठीक है? इन द सेम पीस ऑफ लैंड, सेम खेत के अंदर, इन सक्सेसिव ईयर्स, लगातार वर्षों में, ये क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है? यूजुअली अ सीरियल क्रॉप इज अल्टरनेटली ग्रोन विद अ पल्स। ठीक है? तो नॉर्मली हम अगर एक सीजन में सीरियल लगा रहे हैं, अनाज लगा रहे हैं, तो अगले सीजन में हमको दाल लगानी चाहिए कोई। अब दाल क्यों लगानी चाहिए, दालें जो होती हैं वो लेग्यूम प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, और लेग्यूम प्लांट्स वो होते हैं जिनकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। ठीक है? और इनकी गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। और ये बैक्टीरिया जो है मिट्टी में से एयर जो होती है ना, एयर, उस एयर में से नाइट्रोजन को सोख करके उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं मिट्टी में मिक्सअप हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। हमको बाहर से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वाली जो खाद है, यूरिया, वो ऐड नहीं करनी पड़ेगी, इससे लागत कम आएगी। क्लियर है? सो फसल जो है उसका उत्पादन जो है बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो इसलिए नॉर्मली जो सीरियल्स होते हैं उनको हम किसके साथ अल्टरनेटली ग्रो करते हैं, दालों के साथ में करते हैं। तो व्हीट और ग्राम इसके एग्जांपल हो गए। व्हीट उगाए, फिर अगले सीजन में चना, ग्राम उगा दे। ठीक है? चलिए तो फायदे इसके देख लेते हैं नीचे, एडवांटेजेस। ग्रोइंग सेम क्रॉप सक्सेसिवली इन द सेम फील्ड डिप्लीट्स या फिर रिड्यूसेस ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। अगर हम लगातार एक ही तरह की फसल लगाएंगे लगातार वर्षों में, तो एक पर्टिकुलर प्रकार के न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्व की मिट्टी में कमी आ जाती है। और क्रॉप रोटेशन क्या करती है, उन न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करता है जो मिट्टी से हट गए हैं। ठीक है? एक फसल यदि कोई न्यूट्रिएंट को हटा के ले जाती है तो दूसरी उसको ऐड कर जाती है। तो अगर हम व्हीट लगाते हैं, नाइट्रोजन कम हो जाएगा मिट्टी में से, और अगले सीजन में अगर हमने चना लगा दिया तो चना जो है वो नाइट्रोजन की
भरपाई कर देता है, तो इससे मिट्टी खराब नहीं होती। तो एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी, बैक्टीरिया, नाम क्या है इसका, राइजोबियम, स्पेलिंग ढंग से याद करेंगे इसकी। सो बैक्टीरिया राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स, रूट की जो गांठ होती है उसको नोड्यूल कहते हैं। और कौन से प्लांट्स में होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स, ये दालों को बोलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मिट्टी के जो छिद्र है उसमें हवा होती है ट्रैप, उस हवा में से नाइट्रोजन को सोख करके उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कंपाउंड मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं और पानी के अंदर घुल घुला के रूट्स के माध्यम से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और क्रॉप रोटेशन का एक और फायदा क्या है, इससे पेस्ट वगैरह डिजीज कंट्रोल में मदद मिलती है, क्योंकि जो पेस्ट होते हैं ना बड़े चूजी होते हैं। अगर एक ही प्रकार की फसलें लगाते जाएंगे खेत के अंदर तो क्या होगा, उनको अड्डा पता लगता है, वो वहीं पे अपना बसेरा बना लेते हैं। लेकिन अगर हम कभी कोई सी फसल लगाते हैं, कभी कोई सी फसल लगाते हैं, तो पेस्ट कंफ्यूज होते हैं और उनका जो प्रकोप है वो थोड़ा कम होता है, बीमारियां कम होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीजों को बोते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए हमको, ठीक है। What precautions should be taken while sowing seeds? चलिए, बीज को बोते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी, the seeds should be chemically treated before sowing. बोने से पहले उनका प्रॉपर उपचार जरूरी है, प्रॉपर केमिकल से उसको एकदम ट्रीट करके यदि हम बोते हैं तो उससे जो फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये उस पर अटैक करके उसको खराब नहीं करते। इससे जो है हमको एक हेल्दी सीडलिंग या पौधा मिलेगा हमको, ठीक है। उनका जो जर्मिनेशन क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, ठीक। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है, दे शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, उचित गहराई पे उनको बोना है, एंड गिविंग राइट स्पेसिंग, और सही उनके बीच में दूरी होनी चाहिए बीजों के बीच में, ठीक है। गहराई क्यों सही होनी चाहिए, अगर हम बहुत ज्यादा गहराई में डाल देंगे तो उगेगा नहीं, ठीक है। और अगर हम बहुत ऊपर रखते हैं, उसको शैलो रखते हैं, तो कई बार चिड़िया या चींटियां उसको निकाल करके ले जाती है, चिड़िया चुग जाती है उसको, ठीक है कि नहीं क्या। और उनके बीच में गैप देना भी प्रॉपर बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम गैप उनके बीच में कम रखेंगे तो प्लांट उगने के बाद में, ग्रो करने के बाद जो बढ़ेगा तो उसको फैलने का मौका नहीं मिलेगा, फैलने के लिए स्पेस नहीं मिलती है। तो सही गहराई और सही दूरी बीच में होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन टू वेट और टू ड्राई लैंड, जिस मिट्टी में हम बीज बो रहे हैं वो ना तो बहुत ज्यादा गीली होनी चाहिए कीचड़ जैसी, और ना ही बहुत ज्यादा बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बीज उगने के लिए हमको हल्की नमी की जरूरत है, ठीक है। एक बार बीज उग गया और उसकी जो रूट्स होती है, अगर वहां पे कीचड़ ज्यादा है सपोज, तो क्या होगा, जो उसकी रूट्स है उसकी ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी होते हैं, अगर उनको एयर नहीं मिलेगी ना तो वो प्लांट झुलस जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कीचड़ होने से एयर नहीं मिल पाती तो सांस नहीं ले पाता प्लांट, ठीक है। नंबर 1 तो इसलिए गीला नहीं होना चाहिए। और बहुत ज्यादा ड्राई होगा, पानी की कमी होगी तो अंकुरित ही नहीं होगा, प्लांट के जो सेल्स है वो ग्रो नहीं करेंगे, नए सेल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में नुकसान है। हल्की नमी वाली मिट्टी होनी चाहिए, हवादार एयरी होनी चाहिए, जो कि वेल टिल्ड हो या फिर प्लोड हो, हल चलाई हुई हो, ठीक है। उसके बाद क्या, द डिजीजेस, द सीड्स शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट एंड ऑफ गुड क्वालिटी, जो बीज होते हैं वो बीमारी रहित होने चाहिए और अच्छी नस्ल के, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। प्रॉपरली केमिकली ट्रीटेड एंड सर्टिफाइड बीजों को ही हमको उगाने के लिए यूज करना चाहिए, और ऐसे बीज ही आजकल हमको बीज भंडार पर मिल जाते हैं। समझ में आ गया। तो एक फसल लेने के बाद उसके जो बचे हुए जो फसल है उसी को हमको बीजों के रूप में यूज न करके प्रॉपरली केमिकली सर्टिफाइड बीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है। क्या होती है हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड हाउ आर दे ऑब्टेन, ठीक है। इस क्वेश्चन में व्हाट आर और लगा लेंगे, मिस हो गया है। व्हाट आर हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, एंड हाउ आर दे ऑब्टेन, और वो कैसे प्राप्त हम करते हैं, ठीक है। चलिए, the plant varieties which show following superior qualities are called high yielding varieties. वो plants की नस्लें किस्में जिनमें नीचे लिखे गए उन्नत अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज बोलते हैं, ठीक है। तो यील्डिंग मतलब होता है पैदावार उनसे ज्यादा मिलती है, हमको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, अनाज ज्यादा मिलती है, ठीक। तो पहला जो उसमें गुण है वो क्या है, हाई यील्ड, पैदावार बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा हमको क्रॉप प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए, ठीक है, उपज ज्यादा हो। सेकंड क्या है, डिजीज एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट, इसका मतलब बीमारी
के प्रति उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है प्लांट की वो ज्यादा होनी चाहिए, कोई बीमारी ना लगे आसानी से उसको। एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट, किसी भी प्रकार के क्लाइमेट को, एडवर्स क्लाइमेट, बहुत ठंड हो, तेज हवाएं हो, सूखा पड़ रहा हो, इन सबको भी प्लांट क्या झेल जाए। समझ में आ गया? क्लाइमेट में उतार चढ़ाव जो होते हैं उसका हमारे जो क्रॉप प्लांट है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो डिजीज एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट। उसके बाद आता है गुड क्वालिटी, उसका जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी का मतलब क्या समझे, विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट, शेप, कलर। टेस्ट अच्छा हो उसका खाने में, शेप उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए एक जैसा, एंड कलर उसका बढ़िया डार्क होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये 3 गुण देखे जाते हैं नॉर्मली। एंड मैच्योरिटी पीरियड जो है, कितने समय में फसल पक के तैयार हो जाती है, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर फसल का मैच्योरिटी पीरियड कम होगा तो किसान जो होता है वो जल्दी से अपने खेत को खाली करके नई फसल के लिए उसको तैयार कर पाएगा। और अगर फसल ज्यादा समय लेती है मैच्योरिटी में तो किसान साल भर में ज्यादा फसलें नहीं ले पाएगा। ठीक है कि नहीं? तो मैच्योरिटी पीरियड कम होने से फायदा होता है। ठीक है, अब क्या HYV जो होते हैं उसको डेवलप करने के लिए, इन उन्नत किस्मों को डेवलप करने के लिए, तैयार करने के लिए जिस प्रक्रिया को हम यूज करते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, देखते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्लांट्स सेम ही वैरायटी के, जैसे गेहूं है तो गेहूं का प्लांट 1, प्लांट 2 सेलेक्ट कर लिया। दोनों ही प्लांट में कोई ना कोई अच्छा अच्छा गुण होना चाहिए। समझ में? मान लो प्लांट ए है उसमें एक अच्छा गुण है, प्लांट दूसरा बी है उसमें एक और अच्छा गुण है। ठीक है, प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्लांट में जो है उसके पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, उसको मैन्युअली कलेक्ट करके दूसरा जो प्लांट है उसके जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, कार्पेल या पिस्टिल जो होता है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? और इससे जिस प्लांट में हमने ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए हैं उस पर जो अनाज वगैरह लगेगा उसमें पॉलिनेशन के बाद में जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बीज जब बनेगा नया, तो उसमें दोनों ही प्लांट्स के क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो उन बीजों को यदि हम बोएंगे तो दोनों ही प्लांट के अच्छे वाले गुण एक ही प्लांट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक ही ऐसी प्लांट वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्लांट्स के गुण शामिल हो गए हों अच्छे वाले। ठीक है, तो क्या है ये, इन दिस प्रोसेस 2 प्लांट्स ईच हैविंग ए डिजायर्ड कैरेक्टर, दोनों में कम से कम एक एक अच्छा गुण हो, आर क्रॉस्ड टुगेदर। मैंने बताया भी क्रॉसिंग का तरीका क्या होता है, इसको क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाना, क्रॉस्ड टुगेदर टू ऑब्टेन अ सिंगल प्लांट, उससे एक ही प्लांट हमको क्या होता है, मिल जाता है, हैविंग बोथ द डिजायर्ड कैरेक्टर्स। तो दोनों जो अच्छे अच्छे गुण जो पहले 2 अलग अलग प्लांट्स में थे वो अभी क्या है, हम एक ही प्लांट में ले आते हैं। तो ये तरीका कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो हाई यील्डिंग वेराइटीज के ये जो 4 हमारे क्या है प्रॉपर्टीज, ये याद करेंगे। और साथ में इनको जो प्रोड्यूस करने का तरीका, डेवलप करने का जो तरीका है वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, इरिगेशन क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप्स के लिए। ठीक है, फसलों के लिए क्यों महत्व है इरिगेशन। क्या होता है इरिगेशन, सिंचाई बोलते हैं इसको हिंदी में। तो क्या है ये, समय समय पे प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को उचित मात्रा में, सही समय पे और उचित मात्रा में पानी देना, जिससे कि क्या वो प्रॉपर्ली डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। क्या कहलाता है ये, इरिगेशन। सो इरिगेशन इज द टाइमली वाटरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन प्रॉपर अमाउंट। क्लियर है? तो क्यों जरूरी है इरिगेशन प्लांट्स के लिए, देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है बताइए, प्लांट्स नीड वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड ऑल अदर केमिकल एक्टिविटीज। प्लांट्स जो होता है उसको भोजन बनाने के लिए, हरे प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो बिना पानी के नहीं होता। पत्तियों के अंदर जड़ों से पानी एब्जॉर्ब होकर स्टेम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियां उस पानी के प्रेजेंस में ही क्या अपना भोजन बना पाती है। और प्लांट्स के अंदर बाकी जो केमिकल एक्टिविटीज होती है वो भी पानी के कारण ही होती है। भोजन बनेगा, वो अनाज के रूप में स्टोर हो जाएगा, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होगा, वो भी वाटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, द रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्यूशन। प्लांट जो होते हैं उसको हम चम्मच से तो खाना नहीं खिला सकते, तो प्लांट्स जो भी पोषण लेती है, जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स लेती है, मिट्टी में से लेती है। और मिट्टी में से कैसे खाती है, वो ईट नहीं कर सकती, खा नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, जो भी खाद है, फर्टिलाइजर, वो मिट्टी बिखेर देते हैं और फिर मिट्टी में हमको पानी देना पड़ता है। ठीक है, तो पानी के साथ वो फर्टिलाइजर घुल जाती है और फिर जो रूट्स हैं, रूट हेयर है, वो उनको प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहां से फिर पूरे प्लांट बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स फैल जाते हैं। क्लियर है? तो बिना पानी के ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तीसरा क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए भी क्या है, ये बहुत जरूरी है। बिना
पानी के सीड उग नहीं पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इट सेव्स द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट इन विंटर। सर्दियों में क्या होता है, कई बार जब टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे भी नीचे गिर जाता है तो सुबह जो ओस पड़ती है ना, क्रॉप प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उस पे ओस पड़ती है, वो जम जाती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं पाला जमना, फ्रॉस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, पाला जमना। ठीक है, और इससे जैसे गर्मियों में मुरझा जाती है वैसी फसल जल जाती है, सूख जाती है, क्योंकि पत्तियों के छिद्र जो है, स्टोमेटा, जहाँ से वो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं भोजन बनाने के लिए, वो सब बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो उसको सांस नहीं मिलता, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो अपना भोजन वो नहीं बना पाएगा। ठीक है कि नहीं? सो अगर हम सर्दियों में रात के समय फसलों में पानी दे देते हैं तो पानी जो है धरती के अंदर जो होता है, मिट्टी के अंदर, वो गर्म बना रहता है, और इससे क्या होता है, उनको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में विंटर में फ्रॉस्ट से छुटकारा मिल जाता है। वो फ्रॉस्ट से वो फसलें खराब नहीं होती। रात के समय कई किसान पानी देते हैं विंटर्स में अपनी फसल को फ्रॉस्ट से बचाने के लिए। इसी प्रकार से गर्मियों में जब बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं, बहुत तेज झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, तो भी फसल मुरझा जाती है, झुलस जाती है, विल्टिंग बोलते हैं इसको। तो अगर हम फसलों को पानी दे देंगे तो नमी के कारण क्या होता है, वो उसके पत्ते, टहनियां फ्रेश ग्रीन बनी रहती है, वो मुरझाता नहीं है। हॉट विंड से, गर्मी से बचाव होता है पानी। तो इरिगेशन जो है उससे सर्दियों में पाले से फसल को बचा हम सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्या, गर्मियों में जब गर्म हवाएं चलती हैं, तेज विंड्स चलती हैं, तो भी क्या होता है, उससे फसल झुलस जाती है, और अगर हम उसमें पानी देते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो हम फसलों को झुलसने से बचा सकते हैं, वो फ्रेश रहती है। ठीक है, और इरिगेशन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर इलोंगेशन के लिए, बढ़ने के लिए भी जरूरी है। क्लियर है? तो आज के सेशन में इतना ही, बची कुछ चीजें हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब लोग अपने नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से बना लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे।